हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसओएल, एनसीवैप, रेगुलर कॉलेज या फिर इग्नू या देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वो अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में वैश्वीकरण के स्वरूप यानी वैश्वीकरण के विभिन्न रूप भी बोल सकते हैं, फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में बात करेंगे कि भाई कितने प्रकार से हमें वैश्वीकरण दिखाई पड़ता है। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे वैश्वीकरण के विभिन्न माध्यमों का बताइए, वैश्वीकरण के आयामों की चर्चा कीजिए और वैश्वीकरण के स्वरूपों की चर्चा कीजिए। सो गाइस, आप सभी के लिए आज एक वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे वैश्वीकरण के स्वरूप की। अगर आप लोगों को स्पेसिफिकली जैसे वैश्वीकरण का जो स्वरूप है वो अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। जैसे वैश्वीकरण का एक स्वरूप हमें राजनीतिक रूप से भी देखने को मिलता है, बट आपकी बुक वो उसको कंसीडर दो जगह कर लेती है, एक तो आर्थिक में ही और दूसरा आपके तकनीकी में। इसमें कई चीज़ें इन्हीं दोनों में आपकी ऐड कर दी गई है, तो राजनीति के लिए अलग से स्वरूप में आपको पोर्शन नहीं बनाना। लेकिन आयामों की बात करें तो एक अलग से बनेगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी। बट बहुत हद तक आयाम लिखने टाइम भी आपके ये पॉइंट काम आ जाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ही ऐसी हैं जो वैश्वीकरण के पूरे टॉपिक्स में रिपीट होती है। जब आपने इंट्रो पढ़ा था तभी भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो आप और भी क्वेश्चंस में लिख सकते हो, और कुछ ऐसे पॉइंट यहाँ भी मिलेंगे आपको जो आप किसी और क्वेश्चन में भी लिख सकते हो। तो वैश्वीकरण आप सभी को पता है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और वैश्वीकरण के अंदर आप लोगों को आंसर अच्छे राइटिंग करने टाइम ये होना चाहिए कि भाई इस पॉइंट्स को मैं इस जगह भी लिख सकता हूँ और इस पॉइंट्स को इस जगह भी लिख सकता हूँ, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट सीखना है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अब तक हम ये बात कर चुके हैं कि वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है और वैश्वीकरण की विभिन्न परिभाषाएं क्या हैं। आज हम बात करेंगे वैश्वीकरण के स्वरूप की। तो ये वैश्वीकरण से रिलेटेड 2022 की मेरी आप सभी के लिए दूसरी वीडियो है, और जल्दी और भी वीडियोस जो है आप सभी के लिए आएंगी। तो वैश्वीकरण में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ या कुछ ऐसे स्वरूप के साथ में हम देखते हैं जो कि 1990 के दशक में पूरे विश्व में व्यापक रूप से या परिपक्व रूप से देखने को मिलती है। तो हम क्या देखते हैं, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसे 1990 के दशक में व्यापक रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया। तो वैश्वीकरण के कई फॉर्म्स हैं, यहाँ देखें हम तो वैश्वीकरण का आर्थिक आयाम है, तकनीकी आयाम है, सांस्कृतिक आयाम है और वैश्वीकरण का भौगोलिक आयाम है। तो वैश्वीकरण के हम अगर आर्थिक आयाम की बात करें या आर्थिक स्वरूप की, तो वैश्वीकरण के संदर्भ में पिछले कुछ वर्षों में विश्व की अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के कारण बहुत सारे बदलाव आए हैं, और यही सारे पॉइंट्स जो है हमें वैश्वीकरण के आर्थिक स्वरूप को दर्शाता है या वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम को दर्शाता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है विश्व की अर्थव्यवस्था में वृद्धि। विश्व की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना, इससे कॉन्सेप्ट सीधा सिंपल सा ये है कि वैश्वीकरण को अपनाने से देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी हो रही है, विस्तृत होती जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था जो है उसमें दूसरे पॉइंट अगर हम देखें तो उसमें एफडीआई यानी आपके देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये भी बढ़ रहा है। तो आप वैश्वीकरण को दूसरे रूप में ये देखते हो कि भाई वैश्वीकरण जो देश अपना रहा है तो उसकी देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है, अर्थव्यवस्था बड़ी हो रही है ना। जैसे भारत जो है, अगर हम बात करें 1991 में जब भारत ने अपने एलपीजी मॉडल को अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो उस समय भारत के अंदर क्या था कि कुछ ही दिनों का विदेशी व्यापार करने को बचा था। परंतु आज विश्व की अगर हम महाशक्तियों में बात करें तो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ही हमारी भी अर्थव्यवस्था आती है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था पे कोई संकट दिखता है तो विश्व के और देशों पे भी ये संकट देखने को कहीं ना कहीं मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो विदेशी निवेश, आप सबको पता है कि जब वैश्वीकरण के कारण विदेशी कंपनी आपके देश में आती है और उससे आप सभी के देश में एफडीआई में वृद्धि होती है, जिससे आपकी करेंसी की वैल्यू अच्छी होती है, करेंसी भी स्ट्रांग होती है आपके देश के पास में। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं,
वो वैश्वीकरण के कारण बहुत इजी हो गए। और बहुत सारे ऐसे संगठन भी हैं जो वैश्वीकरण के कारण आज स्वतंत्र होकर काम कर पा रहे हैं, या फिर हम अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत सारे नए नए आर्थिक संगठन बना रहे हैं, जिसमें से एग्जाम्पल के लिए आप ब्रिक्स को लिख सकते हो, आप एग्जाम्पल के लिए ओपेक के देख सकते हो, है ना। तो ऐसे और भी संगठन हैं जिसे आप अपने अंदर समझ के रखेंगे। इसके बाद में विश्व की वित्तीय व्यवस्था का विकास। तो विश्व में वित्तीय व्यवस्था का विकास हुआ है। आज क्या है, दो देशों के बीच में ट्रेड करने टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि कई सारी ऐसी मानक मुद्रा बन चुकी है जिसका आप यूज़ करके आप आपस में ट्रेड कर सकते हो। परंतु प्राचीन काल में या पहले के समय में जो देश वैश्वीकरण को नहीं अपनाते थे, तो उन लोगों के लिए सिंपल ही था, या तो आप उन्हें यूएस डॉलर दो या फिर आप उनसे गोल्ड से व्यापार करो। परंतु अब वर्तमान समय में वैश्वीकरण के आने से फॉर्म ऑफ करेंसीज चेंज हो गई है बहुत सारी, और उसके थ्रू आप आज अपना अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। तीसरी बात अगर हम बात करें, अगली बात, तो वैश्वीकरण में लेन देन, जो आप सबको पता है वैश्वीकरण के कारण जो भी हम व्यापार कर रहे हैं, जिस भी वस्तु को बेच रहे हैं या जिस भी वस्तु को खरीद रहे हैं, इन व्यापार के अंदर अगर हम देखें, विश्व व्यापार संगठन WTO इसकी मुख्य भूमिका रही है। इसके अलावा MNCs क्या होती है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, या फिर हम TNC कह सकते हैं कि भाई ये आजकल क्या कर रही है कि भाई अपने देश के बाहर रहकर बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर दूसरे देशों में अपना काम करवा रही है। इससे दूसरे देश के लोगों को क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक व्यापारी आज अपना काम जो है वो बहुत सस्ते दामों पे करवा लेता है, तो इससे उसको और उसके देश को ज़्यादा लाभ मिलता है, उसको और उसके देश को ज़्यादा जमा पूंजी प्राप्त होती है। अगला कि भाई वस्तुओं में मुक्त व्यापार बढ़ रहा है, कि भाई बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो हम फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। सीमा शुल्क जो है वैश्वीकरण के कारण समाप्त होता जा रहा है। सीमा शुल्क समाप्त होने का मतलब ये है कि कस्टम ड्यूटीज जो पहले बहुत ही ज़्यादा आपसे वसूली जाती थी, अब वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। कहीं ना कहीं अब जो है हम ये देखते हैं कि भाई हमारे देश के अंदर जितना पहले व्यापार करने टाइम टैक्स लगता था, अब टैक्स नहीं लगता, और जो भी बाहरी कंट्रोल थे पूंजी की वजह से व्यापार करने में प्रॉब्लम होती थी, वो सारी की सारी प्रॉब्लम अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। अगला पॉइंट है कि भाई अगर आसान शब्दों में हम कहें तो वैश्वीकरण के कारण या वैश्वीकरण के परिणाम से विभिन्न देशों में 4 प्रकार के प्रभाव हमें दिखते हैं। तो कई जगह पर वैश्वीकरण आप पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण को प्रवाह के रूप में ही दर्शाया जाता है कि वैश्वीकरण इज अ फ्लो। वैश्वीकरण क्या, एक फ्लो है, एक देश की पूंजी, व्यक्ति, वस्तु, ज्ञान, ये सब एक देश से दूसरे देश में सेवाओं का स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान होता है, यही वैश्वीकरण कहलाता है। तो वैश्वीकरण के अंदर अगर हम देखें तो सेवा और वस्तुओं का प्रभाव हो रहा है। वैश्वीकरण के कारण जो व्यक्ति और जो आवासीय क्षेत्र है या प्रवास, उसमें बढ़ावा मिल रहा है, पूंजी का प्रभाव हो रहा है, और टेक्नोलॉजी का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आर्थिक रूप से हम देखें तो वैश्वीकरण के परिणाम से विश्व में विभिन्न इलाकों पे आपको अलग अलग प्रकार के उद्योग दिखेंगे, और ये सभी उद्योग क्या हैं, आज पहले हम कुछ ही देश में कुछ खास तरीके की गतिविधियां थी, परंतु आज वैश्वीकरण के कारण हर एक देश में हर एक जैसी गतिविधियां होती जा रही है, और कहीं ना कहीं हर एक देश के लोगों को उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है, और उद्योग से लोगों की जीवन शैली भी जो है वो सुधर रही है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकंड हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी या तकनीकी स्वरूप है इसके बारे में। तो विश्व की अर्थव्यवस्था वृद्धि हुई है, विश्व के अंदर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है, चीज़ों का आदान प्रदान सुगम हो गया है, आपने वो चीज़ पढ़ी। हम बात करेंगे वैश्वीकरण की। अब टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी आयाम, इसके अंदर हम देखते हैं टेक्नोलॉजी के कारण दूर संचार, इसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, और इस दूर संचार यानी जो भी मास कम्युनिकेशन है, इसका लाभ होने की वजह से आज जो है ट्रेड एक जगह से, एक तो ट्रांसपोर्ट और दूसरा ट्रेड जो है ट्रांसपोर्ट के कारण, और जो कम्युनिकेशन के जो संसाधन है, दूर संचार के जो साधन है, वो बहुत ज़्यादा वैश्वीकरण के कारण विकसित हो गए, जिसकी वजह से आज जो है विभिन्न प्रकार का डाटा एक देश से दूसरे देश में आसानी से प्रभावित हो रहा है। एक देश दूसरे देश में कंपनी लगाना चाहता है तो ये बहुत अच्छी तरीके से उसको पता चल जाता है कि भैया क्या चीज़ें उस देश में हैवीली डिमांडेड है, क्या किस चीज़ का मैं वहाँ पर व्यापार कर सकता हूँ। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग इसके अंदर देखते हैं। और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजिकल आयाम है, इसके अंदर टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, संचार, सैटेलाइट, ऑडियो जो विजुअल कॉल्स या ऑडियो विजुअल सिस्टम होते हैं,
सॉफ्टवेयर के क्षेत्रों में पूरी दुनिया में एक स्वरूपी हो चुका है। यानी आज जो है पूरी दुनिया में एक ही तरह के इंटरनेट के विकास होने की वजह से एक ही तरह के जो सॉफ्टवेयर है वो कई देशों में चलाए जा सकते हैं और उनका स्थानिक रूप से संयोजन भी होता है। यानी आप कंट्रोल करने के लिए आपको किसी हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से, आप अपने ऑफिस से, आप अपने स्टूडियो से वो सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो। अगली बात है, प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्वीकरण के कारण उपभोक्ताओं को बहुत ज़्यादा लाभ मिला है क्योंकि वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है। पहले एक क्षेत्र पर एक तरह की वस्तुएं मिलती थी। जैसे अगर आप लोगों को एप्पल का फ़ोन चाहिए तो अमेरिका में मैन्युफैक्चर होता था, बट अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि एप्पल वैश्वीकरण के कारण दूसरे देशों में भी अपनी कंपनीज को ला रहा है मैन्युफैक्चरिंग करने की। इंडिया में भी बात चल रही है जैसे कि चाइना में होता था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ब्रांड है, कार है, जिनका व्यापार ना केवल एक देशों में ही बल्कि और भी अन्य अन्य देशों में भी होता जा रहा है। अगला पॉइंट है आपका सांस्कृतिक स्वरूप। तो भाई सांस्कृतिक स्वरूप में वैश्वीकरण के कारण जो विश्व की अर्थव्यवस्था है या जो सांस्कृतिक रूप से विश्व में हमें वैश्वीकरण का प्रभाव देखने को मिला है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि भाई उत्तरोत्तर अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान प्रदान। हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है। दूसरा है बहुसंख्यकवाद जो सिस्टम था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। यानी पहले क्या था, किसी भी क्षेत्र पे जहाँ पर जोन से जाति या धर्म के लोग रहते हैं उस क्षेत्र में उस तरीके की पहनावा, बोली, कल्चर दिखाई देता था, परंतु वैश्वीकरण के आने से जो ये बहुसंख्यकवाद का जो सिस्टम है ये हमें थोड़ा बहुत कम दिख रहा है। किस किस क्षेत्र में, पहनावे में, खान पान में। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुसंख्यकवाद को दर्शाती है। जैसे इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है ज़्यादातर देशों में, तो ये बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दे रहा है या पश्चिमीकरण को बढ़ावा दे रहा है। अधिक वैश्वीकरण के आने से आज सांस्कृतिक जो है यात्राएं हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह पर व्यक्ति पर्यटन करने के लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं। इसके अलावा आधिकारिक रूप से अप्रवास या गैर प्रवास जो कानून है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि भाई संस्कृति के कारण आज एक देश के लोग दूसरे देश में जा रहे हैं, अपने तीज त्यौहार जो भी कल्चर है या जो भी सिस्टम है उसको दूसरे देश में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वहाँ के लोग भी धीरे धीरे उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये भी हमें इसका लाभ मिलता है। इसके साथ अगला पॉइंट हम ये समझेंगे कि स्थानीय वस्तुओं को दूसरे देशों में हम बेच सकते हैं और इसके साथ अलावा मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं जो सांस्कृतिक रूप से विकसित हुए हैं। जैसे वीडियो गेम्स हो गया, है ना, सुडोकू आपने गेम्स खेला होगा, है ना, नूना मुना के नाम बारे में आपने सुना होगा, नूना मुना, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये ज़्यादातर देश इसको अब धीरे धीरे क्या करता जा रहा है, अडॉप्ट करता जा रहा है। तो आप इसको भी अच्छे तरीके से समझ के चलेंगे। अगला पॉइंट है कि हम देखते हैं धीरे धीरे पूरे जो विश्व है वो सर्वव्यापक होता जा रहा है। यानी पहले हमें एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, एक देश से दूसरे देश की चीज़ें देखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे करने पड़ते थे, परंतु वैश्वीकरण के आने से एक देश की दूसरे देश में संस्कृति, वीडियो कॉल्स पे, इंटरटेनमेंट्स के OTT प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर या और भी तरीके से धीरे धीरे फैलती जा रही है। और हम ये भी कह सकते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है कि आज इसका लाभ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को भी मिल रहा है कि आतंकवाद इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर जा पा रहा है। अगला है आपका पॉइंट भौतिक स्वरूप या भौगोलिक स्वरूप। भौगोलिक स्वरूप में हम ये देखते हैं कि भाई आज जो एक आम आदमी है उसका पहला लाइफस्टाइल, पहले उसका जो जीवन था वो अलग था, लेकिन अब वो कैसा हो गया है, वैश्वीकृत हो गया है। आज संसार में विभिन्न देशों में विभिन्न कोने में बैठे हुए लोग आपस में संपर्क में हैं। कैसे, पहले भौगोलिक दूरी थी, लेकिन आज इंटरनेट के आने से, है ना, अर्जुन, है ना, या फिर अप्पादुरई के अनुसार ये जो व्यक्ति ये क्या कहते हैं, ये विचारक हैं जिन्होंने वैश्वीकरण को बताया है, इन्होंने 5 बताए। एक तो मानवीय स्तर पर हमें देख रहे हैं कि लोग पर्यटन के रूप में, शरणार्थी के रूप में, प्रवासी के रूप में पहले एक देश से दूसरे देश नहीं जा पाते थे, परंतु वैश्वीकरण के आने से ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। वित्तीय स्तर पर अगर हम देखें तो पूंजी का प्रवाह हो रहा है ना। पहले एक देश की करेंसी दूसरे देश में मुश्किल से चलती थी, नहीं चलती थी, परंतु वैश्वीकरण के आने से ये भौगोलिक सीमा जो करेंसी के रूप में भी थी वो भी खत्म होती जा रही है। स्टॉक मार्केट के रूप में देखिए, स्टॉक एक्सचेंज जो कैसे आज घर बैठे बैठे आप दूसरे देशों के भी स्टॉक्स खरीद सकते हो, है ना। या फिर वैचारिक स्तर पर अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे थॉट्स है, विचार है, वो एक देश से दूसरे देश पर इंटरनेट के माध्यम से वायरल हो जाते हैं। मीडिया के स्तर पर अगर हम देखें तो रेडियो, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें, एक जगह की जो घटनाएं हैं वो दूसरी जगह पर फटाफट पता चल जाती है। और तकनीकी के स्तर पर बहुत से देश ऐसे थे जहाँ पर
भौगोलिक परिस्थिति उपयुक्त नहीं थी, परंतु वैश्वीकरण के आने से बहुत सारी ऐसी नई नई विकास हुई है, में वृद्धि हुई है और विश्व परस्पर एक दूसरे से लगातार जुड़ता जा रहा है। तो भाई ये था आप लोगों के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें। अगर आप लोग हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। बाकी आप इस तरीके से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और सोशल मीडिया के वेरियस प्लेटफॉर्म पे आप हमसे जुड़ेंगे, ग्रुप्स पे या फिर और भी जो आप लोगों के लिए लिंक्स दिए गए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कृपया चेक कीजिए और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।